हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल तो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको जो आपका सामाजिक विज्ञान का भाग एक हमारे अतीत के का जो अध्याय 4 बताएंगे। कौन सा अध्याय बताएंगे? अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? वैदिक काल में सोम शब्द का अर्थ यह भी था। प्रश्न क्या है आपका? वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना। ए नंबर देवता का नाम, बी नंबर पौधे का नाम, सी नंबर स्थल का नाम और डी नंबर समुद्र का नाम। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पौधे का नाम। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 देखिए। इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर महाराष्ट्र, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर मध्य प्रदेश और डी नंबर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर महाराष्ट्र। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं और 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप बता देंगे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सूक्त से क्या आशय है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 4, सूक्त से क्या आशय है? तो आप उत्तर बताएंगे ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था? प्रश्नों को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भुज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। दास या दस्यु किसे कहा गया है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दास या दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है? प्रश्न क्या है आपका? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? प्रश्न नंबर 8 क्या है? महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये किसके थे? महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार कार्य करना पड़ता था, वह बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है? और बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आपकी इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 से उत्तर खोज और लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न क्या था आपका? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। और इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 40 में। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल खाद्यान्नों के बीज मिले हैं।
तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था? तो उत्तर देखिए, इसमें लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को निम्न प्रकार से जाना जाता था। जैसे कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थीं। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, तो कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का भी उत्तर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? प्रश्न नंबर 12 क्या है? युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? तो उत्तर देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो प्रश्न आपका था, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार? तो जो युद्ध में धन जीता जाता था तो उसका जो धन था, कुछ धन सरदार रख लेते थे, कुछ पुरोहितों को दे देते थे और शेष आम लोगों में बांट देते थे, और कुछ जो धन बचा हुआ रहता था उसे यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 क्या था? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।